हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशंस। माय नेम इज़ संदीप पाटीदार और आज मैं, जैसा कि आप बोर्ड पे भी देख रहे होंगे, मैं वैकेंसी की बात करूँगा। बट उसके पहले हम लोग जिस सिचुएशन में आज हम लोग हैं, अभी जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो ये जो मंथ चल रहा है ये जनवरी मिड में, ऑलमोस्ट जनवरी मिड में है हम लोग, और दैट इज़ इलेक्शन ईयर। सबसे बड़ी बात, और प्रेजेंट गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, हो सकता है इस प्रॉब्लम की वजह से सरकार आ भी सकती है, जा भी सकती है। तो गवर्नमेंट काफ़ी इस चीज़ को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, वैकेंसीज को लेके काफ़ी कंसर्न्स है कि रोज़गार कैसे बढ़े, और वो अपने चुनावी रैलियों में घोषणा कर सके कि हमने इतनी पोस्ट निकाली, इतना सर्वे हुआ। चलो, दैट इज़ पॉलिटिकल इश्यूज़, हम उसकी बात ज़्यादा नहीं करेंगे। बट आज जो जनवरी मंथ में है, अभी हम लोगों ने देखा 3 इलेक्शंस के बाद जैसे ही प्रेजेंट गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी थोड़ा सा जैसे बैकफुट पे गई, तो उन्होंने धड़ाधड़ वैकेंसीज निकालना स्टार्ट करी है। तो हमारी अभी इलेक्शन की डेट नहीं आई, तो जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी इलेक्शंस की, वो मई जुलाई तो नहीं, मई जून के आसपास होने की संभावना है। तो उस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो वैकेंसी से शायद इलेक्शंस का ही रिजल्ट है, और हर पार्टी यही करती है, जब इलेक्शन आते हैं तो वैकेंसीज ज़्यादा आती है। उसके बाद तो यहाँ पर भी जो अभी हम लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे, आरआरबी जेई का जो पोस्ट निकला है 13,487, 13,487 पोस्ट जो निकला हुआ है, वो उसी का नतीजा है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, हम सभी जानते हैं। तो आगे भी मुझे लग रहा है, पर्सनली आई फील कि फरवरी मार्च तक और नोटिफिकेशंस आने की पॉसिबिलिटी है। जैसे जैसे इलेक्शन, अगर कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन डेट अगर अनाउंस नहीं होती तो कोड ऑफ कंडक्ट की डेट भी अनाउंस नहीं होती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि यहाँ पर और भी पोस्ट आ सके। तो हमें गाइस जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने बहुत अच्छी तैयारी रखना है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट 2 साल से बैठे हुए हैं, 1 साल से बैठे हुए, 3 साल से, कोई 4 साल से बैठे हुए हैं जो जॉब नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करिएगा। जिन लोगों ने गेट का फॉर्म भर रखा, वो गेट भी दीजिए पैरेलली, आप इस पर अभी फोकस नहीं करिए। हाँ, फॉर्म आप फिलअप करते जाइए, कोई भी फॉर्म आप छोड़ेंगे नहीं। हर फॉर्म को आप जितना भी डेट, उसका लास्ट डेट है, उसके पहले ही भर दिया। ऐसा नहीं हो कि फॉर्म मिस हो जाए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में बल्क वैकेंसीज आने वाला है। तो आपके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप जॉब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक इन एग्जाम्स का जो फुल प्रोसेस है, वो हो सकता है नवंबर दिसंबर तक जाए। मतलब आप 2019 में ही आपके हाथ में एक जॉब हो सकती है। तो उसकी एक अच्छी पॉसिबिलिटी, क्योंकि 2019 के बाद वैकेंसीज मुझे नहीं लगता है कि इतना निकलेगा जितना इस साल निकल रहा है, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो जाएगा, कोई भी नई रूलिंग पार्टी आती है, या वापस से दोबारा ये पार्टी भी आती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसी ईयर में जॉब्स दे। तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिसके साथ आप एक अपना अच्छा बुरा जो भी आप, वो तो सबका पर्सनल सेटिस्फेक्शन है कि कौन सा जॉब उसके लिए लायक है, कौन सा नहीं है। बट कम से कम एक जॉब आपके हाथ में होगा, गवर्नमेंट जॉब। आप भी कह पाएंगे हाँ मैं भी एक जॉब। हाँ, उसके बाद डिपार्टमेंटल वाइज भी काफ़ी एग्जाम्स होती है, तो उसमें प्रमोशंस होते जाएंगे, तो उसकी चिंता नहीं करें। तो आज हम लोग आरआरबी की बात करते हैं, जो रेलवे का अभी रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसमें 13,487 पोस्ट निकला हुआ है। इस एग्जाम में फुल नोटिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बहुत लोगों ने फॉर्म भी भर दिया होगा। काफ़ी लोग कंफ्यूज है किस जोन से हम क्या भरे कि नहीं अप्लाई करें। मेरा एक ही क्लियर सजेशन है कि आपके नियर बाय जोन में ही आप अप्लाई करिएगा, क्योंकि जोन के अंदर ही आपको, अगर आप जॉब लाइफ टाइम करेंगे तो आपको उसी जोन के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो आप अभी वैकेंसीज के नंबर ऑफ वैकेंसीज के लालच में आके कहीं आपका दूर का जोन नहीं ले लेना। आपके जो नियर बाय 1-2 जोन हो सकते हैं, उसी के आसपास आप पोस्ट भरिएगा। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना। कई बार ऐसा होता है इन एग्जाम्स में कि कई बार वैकेंसीज किसी जोन में बहुत ज़्यादा है तो सारा क्राउड उसी में चले जाता है, तो ऐसा भी नहीं करिएगा। आप बहुत लोवेस्ट भी नहीं, बहुत हाईएस्ट भी नहीं, और अपने आसपास फिजिबल जो एरिया, जो आसपास नियर बाय सिटी में आप फ्यूचर में रह सकते हो, उसी जोन को सिलेक्ट करिएगा। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, इस सारी बातों को छोड़ के हम लोग डायरेक्टली इस पैटर्न पे आते हैं। आपने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नोटिफिकेशन में नहीं जाऊँगा। बस ये कह सकता हूँ कि मैं यहाँ से आप कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो एग्जाम में बेनिफिशियल रहेगा, उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे हम लोग। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो कि स्टेज
फर्स्ट स्टेज होगा जिसका टेंटेटिव डेट्स हो सकता है अप्रैल और मई, अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, अप्रैल मई में कभी भी हो सकता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और उसका मार्किंग भी क्या है 100 मार्क्स और 90 मिनट्स में 1.5 आवर में आपको 100 क्वेश्चंस क्रैक करना है। उसका सिलेबस डिटेल सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 15, जनरल साइंस 30। गाइस फर्स्ट स्टेज सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड है, इसका मार्क्स कुछ भी नहीं जुड़ेगा इस साइड। अगर जो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई करेंगे वही सेकेंड स्टेज दे पाएंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के 40% मतलब 40 मार्क्स, ओबीसी 30, एससी 30, एसटी 25। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का 40 मार्क्स आ गया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, दैट इज द मिनिमम। आपको कम से कम स्टेज 1 में से 100 में से जनरल की बात करें तो 40 मार्क्स लाना है, ओबीसी की बात करें तो 30 मार्क्स लाना ही लाना है। उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाओगे स्टेज सेकंड के लिए। अब ऐसा नहीं कि किसी बंदे के 41 आ गए तो वो एलिजिबल हो जाएगा सेकंड के लिए, नहीं, दैट इज मिनिमम। उसके बाद आपकी जितनी भी पोस्ट है, जितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट जिस स्पेसिफिक जोन से जो भरा है आपने, उसके हिसाब से उसका 15 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टूडेंट लेंगे। सपोज करो 5 पोस्ट है तो 5 का 15 टाइम्स इतने स्टूडेंट्स स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, दैट इज क्वालिफाइंग राउंड। इसका कोई भी मार्क्स इधर नहीं जुड़ेगा सेकेंड स्टेज में। तो आप अप्रैल मई के आसपास ये एग्जाम्स हो जाएगा और ये बहुत इजीली मैथमेटिक्स में भी आप सिलेबस में अगर डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट से अगर सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स अप टू 10th लेवल जो होता है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, बहुत एक आप लगा सकते हैं। बट ये है कि आपको स्पीड थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि क्वालिफाइंग हो सकता है 1-2, बस हाँ आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं कि हमें इसमें ज़्यादा नंबर ले आएंगे तो वहाँ बेनिफिट होगा आगे के लिए। जैसे ईएससी में होता है, ईएससी में क्या होता है, प्रीलिम्स में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो मेंस में, क्योंकि दोनों का नंबर जुड़ता है, क्वालिफाइंग राउंड नहीं है, तो आपको वहाँ बेनिफिट मिलता है टोटल जब आपकी मेरिट बनती है। बट स्टेज 1 के साथ ऐसा नहीं है, तो आप हल्का फुल्का सवाल पढ़ के आप क्वालिफाइंग अगर कर लेते हैं यहाँ से तो फिर स्टेज नंबर 2 पे आते हैं। स्टेज नंबर 2 में जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस ये 2 से 3 महीनों का हम लोग जो जीके और आसपास की चीजें हम लोग देखते करते हैं उससे ही काम हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री अप टू 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो बेसिक्स है वही पढ़ना है हमें, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 15 क्वेश्चन यहाँ से, 15 क्वेश्चन यहाँ से। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ये आप नहीं भी पढ़ोगे, आप नॉर्मल कंप्यूटर पुराना MS ऑफिस, MS एक्सेल, इनके कमांड्स वगैरह के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आइडिया ले लोगे तो यहाँ से वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। और इसमें टेक्निकल पे बाद में आऊंगा। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, दैट इज 10 क्वेश्चंस। जो भी आसपास करंट मुद्दे हैं हमारे एनवायरमेंटल को लेके, पॉल्यूशन को लेके, कौन कौन सी कमेटी है वर्ल्ड में या इंडिया में, कौन कौन सी पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए क्लियरेंस लेना पड़ता है, जैसे NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इस तरह से जो संस्था है, तो हो सकता है उनके जो जो डिसीजन है वो वाले क्वेश्चंस आ जाए यहाँ से। यहाँ पे जो मेन फोकस है दैट इज टेक्निकल एबिलिटी, ये 100 क्वेश्चंस कैरी करता है। तो अगर मैं वो बात करूं तो स्टेज 1 आप इजीली क्वालिफाई करने के बाद इसका नंबर तो जुड़ेगा नहीं। स्टेज 2 में भी अगर इनके वेटेज के 100 के सामने, अगर टेक्निकल एबिलिटीज के सामने अगर इनको देखें तो इनका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, बट क्रूशल रोल प्ले करेगा ये भी। ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ के जाना है हमें, ये अच्छे से आएगा बट इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है ये बहुत अच्छा हो जाए और ये नहीं हो तो दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा हो गया कि ये बहुत अच्छा है और ये थोड़ा भी अच्छा हो गया तो भी काम चल जाएगा। टेक्निकल एबिलिटीज का मतलब क्या है, जो भी मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल, जो भी सिविल का तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी, मैकेनिकल, आईटी, जो भी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव स्ट्रीम से उसके सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो वो अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल ईसी के लिए डिस्कस करेंगे, टेक्निकल एबिलिटीज के कैसे कैसे हो सकता है। इसमें टोटल टाइम जो है, टोटल क्वेश्चंस है 150 और 150 के लिए 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट्स मिलेंगे आपको 150 करने के लिए और आप बहुत अच्छे से आसानी से कर पाएंगे यहाँ क्वेश्चंस। टाइम का बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है बट एक्यूरेसी का अच्छा वर्जन है और सिलेबस गेट और ईएससी से थोड़ा सा अलग है यहाँ का। अभी हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे, प्रायोरिटी पे बात करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट क्या है।
गाइज इसको लाइटली नहीं लेना, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि एक जॉब कन्वर्ट करने का। बट हाँ, प्लानिंग चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ स्टूडेंट का सोचना है जो गेट और ईएससी का तैयारी कर रहे हैं कि हाँ हमारा तो टेक्निकल अच्छा है, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, बिल्कुल एक भी टॉपिक्स को लाइटली नहीं लेंगे। जो लोग गेट अभी लिख रहे हैं, जिसने ईएससी दे दिया है, वो अभी जिनका पेपर अच्छा गया है वो मेंस के लिए वेट करिए। जिनका गेट का अभी देना है, आप गेट पे फोकस करिए। गेट के बाद भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है इन चीज़ों को कवर करने के लिए, क्योंकि जो गेट दे रहे हैं उनका टेक्निकल एबिलिटीज, न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा होगा, बट थ्योरेटिकल वर्जन आपको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े से एक दो सब्जेक्ट्स इधर उधर है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने सेकंड स्टेज क्लियर कर लिया तो उसके बाद होगा आपका मेडिकल। मेडिकल कैसे? मेडिकल में आई साइट्स, हाइट, आई साइट्स और ये सारी डिटेल्स है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अभी हमारा काम भी नहीं है उसका, जब होगा तब की तब देखेंगे हम लोग। तो इस तरीके से आरआरबी का ये नोटिफिकेशन से जितना जरूरत का थिंग्स था मैंने दे दिया है। बाकी आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कौन से जोन से कितना वैकेंसी निकला, सब कुछ डिटेल वर्जन में गिवन है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल और ईसी पे थोड़ा सा सिलेबस को लेके देख लेते हैं, और हम लोग ट्राई करेंगे सिलेबस को। पहले प्रायोरिटी बता देता हूँ मैं, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है नहीं पढ़ना है। और हम लोग आने वाले दिनों में सोच रहे हैं, अभी प्लान कर रहे हैं, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 मंथ जो है काफ़ी क्रूशल है। यहाँ पे बहुत सारी अगर छोटे एग्जाम्स या जेई या एई लेवल के जो एग्जाम्स है वो काफ़ी, जैसे अभी एमपीपीएससी के भी एकेडमिक कैलेंडर रिलीज हो चुका है 2019 का, तो वहाँ भी जॉब मेंशन है कि नोटिफिकेशन आने वाला है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में अभी जॉब, इस तरह की जॉब आने वाली है। तो हम लोग पूरा फोकस करेंगे कि आरआरबी के साथ साथ आरआरबी के टाइप के जितने एग्जाम्स होते हैं वो भी आपके कवर हो जाए। तो इसी के साथ अभी हम लोग थोड़ा टेक्निकल एबिलिटीज पे, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स पे देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिकल के सिलेबस की, तो ग्रुप ए में अगर मैं देखूं तो इसमें आ जाएगा नेटवर्क एंड मेजरमेंट। ग्रुप ए सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग ग्रुप ए में रखेंगे। नेटवर्क में बेसिक्स आरएलसी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता हो। बेसिक्स आरएलसी, पावर, एनर्जी, इनके कॉन्सेप्ट आपको बेसिक्स आइडियाज होना चाहिए। आरएलसी के बारे में हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, आई स्क्वायर आर, पावर डिसिपेशन, स्टोरेज किस किस में होता है, एनर्जी, पावर। उसके बाद थ्योरम्स, टू पोर्ट, इंटायर नेटवर्क, जो भी नेटवर्क में होता है, रेजोनेंस से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो पूरा नेटवर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप ए में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेटवर्क को बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि नेटवर्क एक फाउंडेशन है। मैं सभी के लिए कॉमन बोलता हूँ। मेजरमेंट, पूरा मेजरमेंट हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मेजरमेंट की एक एक चीज़ें, क्योंकि मेजरमेंट बड़ी, क्योंकि यहाँ का जो जॉब है वो काफ़ी मेजरमेंट के सब्जेक्ट्स या उनके डिवाइसेस से काफ़ी डील करना रहेगा। चाहे पीएमएमसी बोले, चाहे मूविंग आयरन बोले, पीएमएमसी, मूविंग आयरन, ईएमएमसी, इन सारे सब्जेक्ट से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और मेजरमेंट के क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, अगर आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिमाग लगाएंगे, आपको अगर चीज़ें नहीं पता तो भी कर लेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो मेजरमेंट सेकेंड प्रायोरिटी रहेगा मेरा। ग्रुप बी की अगर बात करें तो यहाँ पे रहेगा मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में चारों मशीन्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डीसी, फिर ट्रांसफॉर्मर, फिर इंडक्शन, फिर सिंक्रोनस, चारों मशीन से क्वेश्चंस आते हैं। मोटर्स के टाइप, शंट, सीरीज की प्रॉपर्टीज, ये क्या है सारा, सीरीज किसके लिए यूज होता है, शंट किसके लिए यूज होता है, ट्रांसफार्मर में कहाँ है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इंडक्शन मशीन में कौन सी मशीन्स कहाँ पे यूज होती है, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सिंक्रोनस, जनरेटर और मोटर दोनों से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी काफ़ी है। यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी को छोड़ के जितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से या छोटे लेवल के क्वेश्चन से, जो ईएससी में या गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें, उस तरह के क्वेश्चन हमको फोकस करना है। पावर सिस्टम में अगेन जनरेशन, सारे पावर प्लांट्स, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइडल, इनमें कैसे कैसे होता है, कोल किस क्वालिटी का आता है, फर्नेस, बॉयलर, इनकी प्रॉपर्टीज, टर्बाइंस, कौन सा टर्बाइंस कहाँ के लिए यूज होता है, अल्टरनेटर,
उसके बाद फॉल्ट एनालिसिस, फॉल्ट कितने टाइप के फॉल्ट होते हैं सारी चीजें इसी में मिलेगी। प्रोटेक्शन स्कीम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जब नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो प्रोटेक्शन स्कीम्स को काफ़ी फोकस किया गया है। सारे प्रोटेक्शन स्कीम्स, रिले, सर्किट ब्रेकर, कौन सा क्या है, मर्ज प्राइस, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, सारे प्रोटेक्शन स्कीम्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो और उसके बाद जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं हमारे, लोड फ्लो प्रॉब्लम्स और इस तरह से यहाँ पे कवर होते हैं। स्टेबिलिटी, लोड फ्लो, ये सारे पावर सिस्टम की सब टॉपिक्स है। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, इन दो पे सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे। प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूं, नेटवर्क सबसे पहले पढ़ने का, फिर मेजरमेंट, फिर मशीन, फिर पावर सिस्टम। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड ग्रुप की बात करें, थर्ड ग्रुप की, तो यहां पे ये तो कॉमन है, आपने गेट के एग्जाम में पढ़ा होगा, ईएससी में पढ़ा होगा। ग्रुप सी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो हमारे घरों में हम लोग स्विच बोर्ड लगाते हैं, कितने डिस्टेंस पे स्विच बोर्ड लगने चाहिए, कितने डिस्टेंस पे बल्ब लगना चाहिए, लुमिनस, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो घरों में इंस्टॉलेशन कौन से सॉकेट है, 5 सॉकेट, 6 सॉकेट, 2 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 12 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, कौन से सॉकेट्स किसके लिए रिलायबल है, सारे इलेक्ट्रिकल। इसमें रूल्स भी है एंड रूल्स कई बार तो रूल्स भी पूछ लेते हैं कि इस वाले रूल्स के अंतर्गत क्या आता है क्या नहीं आता है। यूटिलाइजेशन में ब्रेकिंग सिस्टम और भी जितने एयरपोर्ट पे जैसे हम बात करते हैं, तो एयरपोर्ट पे जो भी डीलिंग होता है पूरा लाइट से होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन से। तो वहाँ पे बहुत सारे लाइट्स की लुमिनस इंटेंसिटी, लक्स क्या है क्या नहीं, लुमिनस एफिशिएंसीज यूटिलाइजेशन में आता है। तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कितना अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, ये सारा चीज़ें यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आता है। और ये आपके यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट होता है, बट गेट और ईएससी में इसको फोकस में नहीं लेते, इस वजह से ये कहीं छूट जाता है पीछे, बाकी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट होता है ये। और ग्रुप डी लास्ट, इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वालों को, जिसमें चाहे जंक्शन ओपेम हो, बीजेटी हो, पीएन जंक्शन डायोड हो, होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, कौन सा चीज़ कहाँ पे यूज़ होता है, कितने टाइप्स के डायोड के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं। तो इस तरीके से गाइस आपको पढ़ाई करनी है आरआरबी की। और हम लोग, मैं फिर भी एक बार और बोलता हूँ, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी हम लोग देखेंगे कि आरआरबी के लिए क्या बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये 4-5 महीनों में इस तरह के वैकेंसीज बहुत निकलेंगे। हम आपके लिए बहुत अच्छे फॉर्म में जो भी डिज़ाइन करेंगे, बहुत अच्छे फॉर्म में, और कम से कम आपको 2 से 3 एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा इस वे में टेक्निकल पोर्शन, क्योंकि जितने भी इस तरह के एग्जाम्स है उसमें मेन जो सिलेक्शन का रीजन है वो टेक्निकल ही है। आप चाहे नॉन टेक्निकल कितना भी हो, चाहे ईएससी की बात करें, नॉन टेक कितना भी कुछ हो जाए, बाकी फाइनल सिलेक्शन आपका टेक्निकल पोर्शन से ही होना है। तो हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए टेक्निकल पोर्शन इस तरीके से तैयार करेंगे वो आपको 2 से 3 एग्जाम्स के लिए काम आ जाए। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। सो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं ग्रुपिंग क्या होता है। सो गाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं थोड़ा सा अलग प्लान करूंगा। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बता दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए थोड़ा सा सब्जेक्ट में चेंजेस होता है, कौन सा कब पढ़ना है उसके हिसाब से देखते हैं हम लोग। तो जो सबसे पहली प्रायोरिटी ग्रुप ए की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं सबसे पहले लूंगा ईडीसी। ईडीसी में बेसिक्स, डिवाइस की इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सबसे एक क्वेश्चंस, छोटे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ईडीसी के लिए सबसे पहले, उसके बाद एनालॉग। ईडीसी और एनालॉग को मैं ग्रुप ए में रखना चाहूँगा। उसके बाद मैं इसमें नेटवर्क भी थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, क्योंकि एनालॉग और नेटवर्क कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। क्योंकि नेटवर्क के कुछ कॉन्सेप्ट एनालॉग में लगते हैं, क्योंकि एनालॉग की 2 प्रॉपर्टी के बाद पूरा सॉल्विंग जो टेक्निक है वो पूरा नेटवर्क बेस्ड है। तो मैं ग्रुप ए में ईडीसी, एनालॉग और बीजेटी रखना चाहूँगा। और इसको डिटेल वर्जन में पढ़ना है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो उन्हें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, बट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कोर सब्जेक्ट जैसा है। और ऐसे एग्जाम्स में, आरआरबी जैसे एग्जाम्स में या छोटे एग्जाम्स में ये और भी क्रूशल रोल प्ले करते हैं। अगर ग्रुप बी की बात करें हम लोग, इसमें ग्रुप बी की, तो इसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। ये बहुत
जैसे इलेक्ट्रिकल वालों का मेजरमेंट होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के भी डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का एक सब्जेक्ट होता है। तो वहाँ के सारे डिवाइसेस भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। उसके बाद यहाँ पे आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी बहुत अच्छे से आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिक्वेंशनल, कॉम्बिनेशनल, सिक्वेंशनल नंबर सिस्टम, ये सारे वर्जन से क्वेश्चंस आते हैं आपके। रैम, रोम और जितना भी सेमीकंडक्टर मेमोरीज वगैरह है, सारे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद ग्रुप सी में, अगर ग्रुप सी की बात करें हम लोग, तो ग्रुप सी में यहाँ पे थोड़े से चेंजेस है। ग्रुप सी में कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन में एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन दोनों का अच्छा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बेसिक बहुत ज़्यादा आपको डिटेल वर्जन में नहीं जाना, न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं देखना है आपको। सिर्फ और सिर्फ जो छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये जस्ट लाइक आप एक, अगर कहानी आपको मैं कोई कहानी सुनाऊं और उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लूं जो सिर्फ और सिर्फ आपको सुन के और पता हो हाँ ये होता है तो वो टिक करना है, उसी तरीके से आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत ज़्यादा डूब जाए हम लोग। हमें पता होना चाहिए हाँ ऐसा न्यूमेरिकल होता है, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है हमें। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस जो रहेंगे भी तो 2 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको पूरे पेपर में। सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो ए, बी और सी, इसमें इंस्टॉलेशंस, अगर माइक्रो प्रोसेसर वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ये भी बहुत अच्छे से आता है यहाँ पे। माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रिकल वालों को नहीं आएगा इस वाले एग्जाम्स में, बट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को यहाँ से क्वेश्चन 8085, 8086, एड्रेस बस, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है क्या नहीं करता, जनरल पर्पस रेजिस्टेंस कितने हैं, स्टेक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, इस तरह से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं यहाँ से। और लास्ट एक और चीज़ दिखी है मुझे, वो है प्रोग्रामिंग, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, C++, इसकी थोड़ी सी आपको प्रोग्रामिंग इंफॉर्मेशन, C++, इनकी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिटेल वर्जन नहीं, जो आप लोगों ने अपने बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जो देखा होगा उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप C++ की कोचिंग ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं करना है हमें। और इस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी 2 पहले कंप्लीट करें, फिर 3rd पे जाएं, और डी अगर टाइम मिले तो करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी आपको अगर इंटरनेट पे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको C++ के रिगार्डिंग जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो इजीली मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम्स को प्लान कर सकते हैं, इन सब्जेक्ट को प्लान कर सकते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हो सकता है, आपके हिसाब से कुछ और भी इधर उधर हो सकता है, आप करिएगा आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। किसी का हो सकता है एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो तो बोले नहीं पहले हमें ये करना है, वो भी कर सकते हैं। बट एट द एंड, एट दिस नोट, बस मैं यही कहूँगा कि ये पोस्ट आपके लिए, ये जो 3 से 4 मंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है उसको कन्वर्ट करिए, और अपना गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा जो सपना था वो आप कन्वर्ट करिए। और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, अगर 2 से 3 साल आपका वेट हो गया तो आपके ऊपर भी प्रेशर आ रहा होगा। आप प्लीज़ अपना मोरल डाउन नहीं करिएगा, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करिएगा, लगे रहिए। 2 से 3 महीने की बात हो रही, 3 मंथ आप बहुत अच्छे से टेक्निकल स्ट्रीम पे लगे रहेंगे, और थोड़ा थोड़ा 1-2 घंटे आने वाले दिनों में मैं नॉन टेक्निकल के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से क्या हो सकता है। प्लान करेंगे इसको भी हम लोग। आरआरबी और आरआरबी जैसे जितनी एग्जाम्स हैं अभी 4 महीनों में या 5 महीनों में, उन सबको लेके हम लोग कुछ अच्छा प्लान करेंगे, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जॉब क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ ये वीडियो। ओके, थैंक यू।